नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क 2 की तरफ से है और अभी तेजस मार्क 2 को लेके एडी की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट की वजह से पूरे डिफेंस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ गया है। एडी के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर वी मधुसूदन राव ने कंफर्म किया है कि तेजस मार्क 2 का आरसीएस तेजस मार्क 1 के मुकाबले 4 गुना कम होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेजस मार्क 2 साइज में तेजस मार्क 1 के मुकाबले काफ़ी बड़ा होने वाला है और इन दोनों की ओवरऑल एरोडायनामिक स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में कनार्ड्स भी मौजूद होने वाले, जिस वजह से तेजस मार्क 2 की ओवरऑल आरसीएस तेजस मार्क 1 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन एडी की प्रोग्राम डायरेक्टर के स्टेटमेंट आने के बाद काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हुए एडी की तरफ से कुछ फैक्ट बताए गए हैं। एडी का कहना है कि तेजस मार्क 2 की आरसीएस कम होने के पीछे कुछ मेजर फैक्ट होने वाले हैं। पहला ये कि इसकी पूरी एयरफ्रेम में 90% के आसपास कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से किसी भी मेटेलिक एयरफ्रेम के मुकाबले ये ज़्यादातर रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करने वाला है। इसके अलावा इसमें ट्विस्टेड एयर इंटेक डक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इसका आरसीएस फर्दर रिड्यूस होने की उम्मीद किया जा रहा है। और अंत में एडी की तरफ से तेजस मार्क 2 में एक स्पेशल रडार ऑब्जर्विंग पेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसके आरसीएस को तेजस की ओरिजिनल आरसीएस के मुकाबले 4 गुना कम करने वाला है। एडी के मुताबिक कंप्लीटली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तो नहीं होने वाला, लेकिन ये बाकी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के मुकाबले स्टेल्थ ही होने वाला है। कंपैरिजन के तौर पर देखा जाए तो तेजस मार्क 1 का आरसीएस 0.5 मीटर स्क्वायर के आसपास बताया जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो तेजस मार्क 2 का आरसीएस 0.125 मीटर स्क्वायर के आसपास होने की उम्मीद किया जा रहा है। और अगर सच में तेजस मार्क 2 का आरसीएस 0.125 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है, तो बिना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के भी J-10 और JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 को 40 से 50 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर पाएंगे। और ऐसा होने पर वीवीआर फाइट में तेजस मार्क 2 के पास इन दोनों के मुकाबले क्लियर एडवांटेजेस होने वाला है। इवन चाइना की J-20 की अगर बात की जाए तो J-20 भी तेजस मार्क 2 को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है। हालांकि तब भी J-20 के पास एडवांटेजेस रहने वाला है, लेकिन अगर एडी का क्लेम सही होता है तो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट की कैटेगरी में तेजस मार्क 2 बाकी सभी कंप्यूटर्स को आउट परफॉर्म करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक प्रोग्राम को लेकर है, जो इंडियन नेवी के फ्यूचर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में एक बड़ा कदम होने वाला है। खास करके यूएवी ऑपरेशन के लिए लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक काफ़ी सुइटेबल होने वाले हैं। इंडियन नेवी की तरफ से भी 4 से 5 हेलीकॉप्टर कैरियर को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया है, लेकिन बढ़ती हुई वॉरफेयर टैक्टिक को देखते हुए इन हेलीकॉप्टर कैरियर को ड्रोन कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल करने का विचार किया जा रहा है। नेवी के मुताबिक ड्रोन्स और यूएवीज को ऑपरेट करना हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है और यूएवीज हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल सर्वेलेंस मिशन के लिए हम आसानी से वर्टिकल टेक ऑफ केपेबल ड्रोन्स को लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक से ऑपरेट कर सकते हैं। इसी वजह से अभी नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक्स में ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए सभी जरूरी सब सिस्टम को इंटीग्रेट करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा नेवी सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूएवीज को इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, बल्कि नेवी का कहना है कि ये हेलीकॉप्टर कैरियर मिलिट्री रोल के अलावा डिजास्टर रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मिशन में काफी काम आने वाले हैं और इसमें मौजूद हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ ड्रोन्स को भी सेम रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले लेजर डेजिग्नेशन पॉड की डेवलपमेंट की तरफ से, जो तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए एक मेजर इक्विपमेंट होने वाला है। टारगेटिंग पॉड्स मेनली ग्राउंड अटैक के लिए एक मेजर टूल होते हैं, जो कि ग्राउंड बेस्ड टारगेट को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई वेपन को वहां तक गाइड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्तमान के लिए इंडियन एयरफोर्स की ज़्यादातर एयरक्राफ्ट में इजरायली ओरिजिन लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन अभी वक्त के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी डिपेंडेंसी को बाहर के देशों से कम करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से डीआरडीओ की तरफ से एक इंडिजिनस टारगेटिंग पॉड को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ की बीच स्पेसिफिकेशन और टेक्निकल रिक्वायरमेंट पर चर्चा लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्दी इसकी डेवलपमेंट पर काम शुरू किया जाने वाला है। डीआरडीओ के मुताबिक ये टारगेटिंग पॉड सिर्फ 4.5 जनरेशन फाइटर जेट तक ही नहीं, बल्कि इनको 5th जनरेशन फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेजर डेजिग्नेशन पॉड्स या टारगेटिंग पॉड्स मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के लिए एक एसेंशियल टूल होते हैं, जो ट्रेडिशनल टारगेटिंग सिस्टम के मुकाबले कई गुना एडवांस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। इन पॉड्स में एडवांस सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जो सरफेस टारगेट को डिटेक्ट, रिकॉग्नाइज और
आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी देते हैं, जिससे पायलट हाई प्रिसिशन स्ट्राइक को एक्यूरेटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये पॉड्स दिन और रात दोनों कंडीशन में काम कर सकते हैं, जिस वजह से दिन हो या रात हो दोनों ही टाइम में मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। लेजर गाइडेंस के माध्यम से ये पॉड्स प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन को एक्यूरेटली डिलीवर करने में मदद करने के साथ साथ रियल टाइम वीडियो और इमेजरी को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो बेस स्टेशन और कमांडर्स को बैटलफील्ड की रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन को काफी इंप्रूव किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की नई बैलिस्टिक हेलमेट कैब्रोडोमा 360 की तरफ से, जो कानपुर की MKO लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया गया है। ये कटिंग एज हेलमेट है जो अब ऑफिशियली इंडियन आर्मी की सर्विस में शामिल हो चुका है। कंपनी के ऑफिशियल्स के मुताबिक इस हेलमेट का अभी विदेशी ट्रायल भी चल रहा है, लेकिन उनकी स्पेसिफिक डिटेल अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है। इस हेलमेट को पहली बार मिलीपोल पेरिस 2023 में अनवील किया गया था और फिर एरो इंडिया 2025 में इसको शोकेस किया गया है। कैब्रोडोमा 360 अपनी एडवांस प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटीज और इनोवेटिव डिजाइन की वजह से काफी चर्चा में है और ये हेलमेट अभी भारत को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक उभरता हुआ प्लेयर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस हेलमेट की खास बात यह है कि ये मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाली सबसे खतरनाक राइफल राउंड्स को भी झेलने की क्षमता रखता है। MKO का कहना है कि कैब्रोडोमा 360 हेड के पांचों जोन्स यानी कि फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट और क्राउन को AK-47 से फायर होने वाले 7.62 × 39 mm के माइल्ड स्टील कोर बुलेट्स, 7.62 × 51 mm के राउंड और 5.5 स्टैंडर्ड की NATO एमुनिशन से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और खास बात जो इसको यूनिक बनाती है वो है इसका बैक फेस सिग्नेचर यानी कि BFS, जो बुलेट के इम्पैक्ट होने के बाद हेलमेट के अंदर होने वाले डिफॉर्मेशन का मेजर होता है। MKO के मुताबिक इस हेलमेट का BFS 20 mm से भी कम पाया गया है, जो बिहाइंड हेलमेट ब्लॉन्ड ट्रॉमा को काफी हद तक रिड्यूस करने वाला। इस वजह से सोल्जर को हाई एनर्जी इंपैक्ट के बाद स्कल इंजरी होने के चांसेस काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। ये दुनिया का पहला ऐसा राइफल रिलेटेड हेलमेट होने वाला है जो कंप्लीटली बोल्टलेस डिजाइन के साथ आता है, जिसकी वजह से इसकी वीक पॉइंट को एलिमिनेट किया जा सकता है और ट्रेडिशनल बोल्टेड एलिमेंट के मुकाबले लगभग 40% ज्यादा कवरेज को भी प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा इसका वजन भी काफ़ी कम है, जो कि इसकी वेरिएंट के हिसाब से 1.4 kg से लेके 1.8 kg तक होने वाली। इस हेलमेट में एंटी एलर्जिक मेटल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्रोलॉन्ग यूज के दौरान सोल्जर्स को इरिटेशन से बचाने वाला, और इसका ऑल वेदर प्रूफ और केमिकल सेफ डिजाइन इसे एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में भी एक रिलायबल हेलमेट बनाने वाला है। इस हेलमेट का शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी भी काफी एडवांस है। इसमें एडवांस हार्डनेस सिस्टम डायनामिक इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो डायरेक्ट और रोटेशनल इम्पैक्ट दोनों से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकता है, जिससे ब्रेन इंजरी के रिस्क काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है। इसमें एक मॉड्यूलर पैडेड सस्पेंशन सिस्टम भी दिया गया है, जो टॉप टू चिन और साइड टू साइड एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे सोल्जर को स्नगर स्टेबल फिट मिलता है और ओवरऑल कंफर्टेबल होने के साथ साथ फुल प्रोटेक्शन को प्रोवाइड कर सकता है, जो कि मॉडर्न बैटलफील्ड में जवानों के लिए एक लाइफ सेवर साबित होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की फ्यूचर सबमरीन को लेकर है। DRDO की तरफ से बताया गया कि प्रोजेक्ट 76 के अंदर इंडियन नेवी के लिए डेवलप किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन प्रोग्राम को अप्रूव करने के लिए अभी कैबिनेट कमेटी के पास एक रिपोर्ट को भेजा जाने वाला। DRDO के मुताबिक इसमें बनाए जाने वाले सबमरीन में 90 से 95% तक इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाने वाला है और 2033 तक इन सबमरीन को इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 76 अरिहंत क्लास के न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम का सक्सेसर होने वाला है और काफी हद तक इसमें सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। DRDO और इंडियन नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से इसका प्रिलिमिनरी स्टडी अभी कंप्लीट किया जा चुका है और अब डिटेल डिजाइन फेज को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलने का इंतजार किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक डिजाइन फेज 3 साल के अंदर ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद सबमरीन की कंस्ट्रक्शन में 5 साल और लग सकते हैं और अभी अगर गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए अप्रूवल दे दिया जाता है तो 2032 से 33 के बीच सबमरीन को इंडियन नेवी को ऑफिशियली डिलीवर करना स्टार्ट किया जा सकता है। और अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट 76 को प्रोजेक्ट 75I के साथ एक पैरेलल वे में कंटिन्यू करने का प्लान भी किया जा रहा है। इन सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट 3000 से 4000 टन के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए लिथियम आयन बैटरी, AIP सिस्टम और पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट पिनाका रॉकेट सिस्टम की तरफ से। पिनाका रॉकेट्स इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट का एक मेजर वेपन है और पिछले कई सालों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी भारत की तरफ से इसकी कई डिफरेंट वेरिएंट को डेवलप किया जा चुका है, जिसमें रिसेंटली DRDO की तरफ से इसकी एक 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाली लॉन्ग रेंज गाइडेड वेरिएंट को डेवलप करने की बात को कंफर्म किया गया है। इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी सेम वेरिएंट में अपना इंटरेस्ट दिखाने की बात सामने आई है
और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी डीआरडीओ को पिनाका रॉकेट की एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को डेवलप करने के लिए प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसे इंडियन एयरफोर्स अपनी इजरायली ओरिजिन रैम्पेज मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि अगर डीआरडीओ पिनाका रॉकेट की एक एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को डेवलप करने में सफल हो जाता है तो इजरायली ओरिजिन रैम्पेज मिसाइल के मुकाबले काफी सस्ता पड़ने वाला है और इसे इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI से लेकर तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पिनाका रॉकेट के गाइडेड वेरिएंट पर बेस्ड होने वाले जो कि 250 से 300 किलोमीटर के आसपास तक की रेंज के लिए डेवलप किए जा रहे हैं और डीआरडीओ के मुताबिक मिनिमल चेंजेस के साथ इनको एयरफोर्स के ऑपरेशन के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।